हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 27 मार्च 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस वीडियोज में इंक्लूड है। तो अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपको एकदम ट्रिक पर आधारित है। मतलब कि आपको जो है वो याद करने के लिए कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा माइंड लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को जितना टाइम तक ये वीडियो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो एक मनोरंजन के टाइप पे आपको इस वीडियो को चालू कर कर बस रख देनी है। बस आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो वो क्वेश्चन आपको दिए तो डायरेक्ट आपके माइंड में वो क्लिक करेगा कि हाँ, इसका आंसर जो है वो ये आने वाली है। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लेनी है। बाकी इसमें जो आप टाइम देते हैं बाकी सब सब्जेक्ट में वो आपको देनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम देने की बात नहीं है। इसमें जो है वो आपको ऑटोमेटिक ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है वो क्लास जो है वो पूरी की पूरी एकदम ट्रिकी पर बेस्ड है। तो आज जो हमारा करंट अफेयर की जो वीडियो जो है वो आपका 23 नंबर की है। आज का मोटिवेशन लाइन ये है कि जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी अवसर ढूंढ लेता है। मतलब एक निराश मतलब कोई भी आप काम करते हैं तो वो निराश होकर अगर आप करते हैं तो उसमें जो आप परिणाम उसमें ढूंढ लीजिए क्या है, इसको करने से क्या होगा, मैंने उतना किया तो हो भी नहीं किया और इतना करने से क्या हो जाएगा। नहीं दोस्त, एक आशावादी व्यक्ति होती है जो उसी सिचुएशन में अपने आप को ये ठान लेता है कि हाँ, आगे जाकर इससे मुझे ये फायदा होने वाली है और उसके वजह से वो काम कर अच्छे से कर पाता है। आगे प्रॉफिट हो या नहीं हो, लेकिन वो काम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हैं जो कि लोगों की नजर पड़ जाती है और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ऐसे में जब आप अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, अपने आप को एकदम आशा में रखिए कि हाँ, इसको करने से मुझे कल्याण हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको जो है वो एक उम्मीद रखनी है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सक्षम ऐप? तो सक्षम ऐप को किसने लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग। ये आपको याद हो जाएगा। चलिए हम इसको ट्रिक पर देखते हैं। इससे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग देख लेते हैं कि बैकग्राउंड आपका जो है वो इसमें क्या है। तो बैकग्राउंड इसमें दोस्त है कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान आसान मतदान की सुविधा और प्रदान केंद्रीय केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% बेचमार्ग विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं तो चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो बनाई गई वो शीतल देवी को बनाई गई है। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए आप जो है वो नो योर कैंडिडेट ऐप को इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु ऐप जो लॉन्च किया गया इन कोर ऐप को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो आपका किया है वो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। सभी सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए ऐप जो लॉन्च किया है वो गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान जो आर्टिकल जो रिलेटेड है वो आपका रिलेटेड है 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की जो है वो स्थापना और प्रावधान के मामले में बात की गई है। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाई जाती है वो 25 जनवरी को मनाई जाती है। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर के 18 कर दी गई है। कब? 1998 में कर दी गई है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आपको बताओ कि जो है पहले जो वोट करने की मतलब पहले जो आप वोट कर सकते थे वो 21 वर्ष में कर सकते थे, लेकिन 1998 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है जिसमें कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिए। तो मुझे यहाँ पे एक जो क्वेश्चन माइंड में क्लिक करती है और जिसकी जवाब जो है वो आप लोगों को देनी है कि
जो मतलब कि पहले मतलब कि एक शादी आप कर सकते हैं 21 वर्ष में, लेकिन आप वोट डाल सकते हैं 18 वर्ष में। मतलब कि ओवरऑल ये हुआ कि आप जो है वो 21 वर्ष 18 वर्ष में आप देश को संभाल सकते हैं, लेकिन आप 18 वर्ष में एक लड़की को नहीं संभाल सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जो 18 वर्ष में आप देश के लिए डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक लड़की के लिए डिसीजन लेने के लिए आपको जो है वो 21 वर्ष आपको जो है वो कर दी गई है। 21 मतलब कि एक एक देश को संभालने के लिए आपकी जो उम्र चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और एक लड़की को संभालने के लिए आपको जो है वो 21 वर्ष होने चाहिए। सोचिए कितनी लड़की जो है वो लड़की हार्ड होती है। तो आप जो एक 1998 में 61वां संविधान संशोधन में ये कर दी गई है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपका सुकुमार सेन है, और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो रही है वो आपका BS रमा देवी रही है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपका राजीव कुमार है, और वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है वो आपका ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह है। उसके बाद में लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन जो होगा वो आपका 7 फेज में किया जा रहा है। लोकसभा 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है वो आपका 543 सीटों पर चुनाव होगी। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में नतीजे जो आपको रिजल्ट जो आएंगे वो आपका 4 जून के आसपास आ जाएंगे, और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन जो दी गई है, चुनाव का पर्व देश का पर्व है। रजिस्टर्ड मतदाता जो अभी तक जो रजिस्टर की गई हैं वो आपका 96,88,21,926 रजिस्टर्ड मतदाता है। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948 काउंट किए जाते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट है जिसको हम लोग जो है वो ट्रिक से याद करने वाले हैं। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 7 फेज में लोकसभा चुनाव होने वाली है, जिसमें कि आपका जो है वो पहली फेज में आपका 102 सीटें पर वोटिंग होगी जो कि 19 अप्रैल को होगी। उसके बाद में सेकंड फेज में आपका 26 अप्रैल को होगी 89 सीटें में, और उसके बाद में 94 सीट पर आपको होगी 7 मई को, और उसके बाद में 96 सीट पर आपका होगा जाकर के 13 मई को। उसके बाद में 49 सीट पर आपका होगी 20 मई को। उसके बाद में 57 सीटें पर आपका होगी वोटिंग जो होगी वो आपका 25 मई को, और उसके बाद में फेज जो होगी वो आपका 57 सीटें जो होगी आपका 1 जून को होगी, और आपका जो मतलब फाइनल होगा, और 4 जून के फाइनल आपके सामने नतीजे आएंगे। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग याद करते हैं, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत हाल ही में सक्षम ऐप को क्यों लॉन्च किया गया। तो सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया कि जो 85 वर्ष की आयु वाले लोग हैं उनको जो है वो बूथिंग पर जाने की जो है वो जो है वो समस्या ना हो जाए, और वो घर से अपने आसानी से वोट को डाल पाए। और सेकंड चीज जो होती है वो वो ये की गई है कि जो आपका दिव्यांग लोग जो है वो उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग, अच्छा, सक्षम ऐप जो लॉन्च किया गया है वो दिव्यांग के लिए किया गया। दिव्यांग जो है वो वोट पर नहीं जा सकती, यानी कि निर्वाचित अपना नामांकन वो नहीं करने जा सकती है, इसलिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी विकलांग व्यक्ति जो है वो आपका जो है वो कोई सक्षम मतलब कि जाने में वो वोट देने के लिए जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनके लिए जो है वो एक सक्षम ऐप को लॉन्च कर दिया गया। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल सक्षम ऐप के मामले में आपने जान गया था। चुनाव आयोग की आइकन जो बनाई गई वो शीतल देवी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये आपको हो ही गया। उम्मीदवार का आधारित रिकॉर्ड जो है वो आपका नो योर कैंडिडेट के मामले में है, ये तो आपको याद ही होगा। उसके बाद में 414 अभियान जो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका जो 4 अक्षर है और उसके बाद में 4 और 3 7 है, लेकिन उसमें जो 4 4 8 और 8 में से एक माइनस करेंगे तब 7 होगा, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं।
सही मतदाता रजिस्टर मैपिंग गरुड़ ऐप को पहले जो चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 में हुआ था, ये भी आप याद रखते। आर्टिकल जो इसमें जो प्रभावित है वो आपका 324 है, यह भी आपको पता होगा। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी वो आपका 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके वजह से 25 जनवरी को चुनाव क्या मनाई जाती है, आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। 1998 में 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर देगी, ये भी आपको पता होगा। प्रमुख प्रथम, हाँ ये आपको याद करना है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन। आप कहेंगे प्रथम जो चुनाव हुआ था वो आपका बिल्कुल एकदम से थी, प्रथम जो चुनाव हुआ था वो बिल्कुल एकदम एकदम अघटनीय हुआ था, मतलब कि एकदम से थी, कोई भी रजिस्टर्ड उस समय नहीं हुआ करता था। सब लोग जो है वो मतलब डरना चाहते थे, सुकुमार रहना चाहते थे, एकदम सब जो सुकुमार बनना चाहते थे, तो इसीलिए सुकुमार सेन को जो चुनाव आयोग की जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया था। पहली महिला चुनाव आयोग जो रहा था बी एस रमा देवी रहा था। पहले लोग जो है वो पहले जब पहली बार जो महिला जो था वो रम नहीं पीता था, मतलब कि नशा नहीं करता था, लेकिन आजकल की लड़की जो है वो आपका चुनाव के समय में पैसा ले लेके नशा कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है रिलेटी है, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपका राजीव कुमार है। अच्छा, वर्तमान में आप जो है वो पैसा के इस मामले में अगर आप किसी को इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं तो उसको पहले राजी करना पड़ेगा, तो राजी से राजी भी हो जाएगा। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है वो गणेश कुमार और सुखवीर सिंह है। लोकसभा चुनाव 7 फेज में हो गया, आपको पता होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई, 25 मई, और आपका 1 जून को होगा, 4 जून को जो होगा। पूरी सीट जो है वो 543 ही, आपको पता होगा। और आपको रिजल्ट जो आएगा वो 4 जून के आएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन जो दिया गया, चुनाव का पर्व और देश का पर्व, दोनों का बराबर है, तो चुनाव का पर्व जो है और आपका देश का पर्व, ये इसकी जो है वो टैग लाइन है। रजिस्टर्ड मतदाता जो है वो 96 करोड़ 88 लाख 21 हजार 900 926 है, और वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात जो है वो 984 948 है। कितना है? 948 है। इतनी पहला क्वेश्चन हमारे हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर एशिया की अरब पतियों की राजधानी बन गए? तो एशिया की अरब पति राजधानी बन गई। विच इंडिया सिटी हैज बिकम द बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया? एशिया की जो है वो एशिया की ए, ए, एशिया 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 की अरबपतियों की राजधानी वाला कौन सा राज्य बन चुका था? आप कहेंगे मुंबई बन चुका है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद में इसको भी ट्रिक से खोपड़ी में छेद करते हैं। तो हुरून रिसर्च के अनुसार एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति मुंबई में रहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी में अब 92 अरबपति हैं। चीन में सबसे अधिक अरबपति 814 है। इसके बाद अमेरिका में 800 अरबपति हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत 271 अरबपतियों के साथ दुनिया के सबसे अमीर अमीर लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद है। दुनिया के 5 अमीर व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि 5 richest people in the world, यानी अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट फोर्ब्स। फोर्ब्स के अनुसार जो हम लोग 5 मिलियंस को देख लेते हैं, तो सबसे पहले आता है वर्नार्ड अर्नोल्ड और परिवार, उनके परिवार जो आता है वर्नार्ड और अर्नोल्ड और परिवार उनके जो आते हैं। सेकंड आते हैं जेफ बेजोस, जो कि आपका जो है पूरी दुनिया की सबसे सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति के लिस्ट में आते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं एलॉन मस्क, जिन्होंने कंपनी की खड़ा किए हैं स्पेसएक्स। चौथे नंबर पर आता है मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपका जो है वो फेसबुक के फाउंडर है। उसके बाद में लैरी एल्सन आते हैं। और 11 नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो आती है वो आपका 18 नंबर पर आती है। तो ये पूरी की पूरी आपको लिस्ट याद रखनी है कि पहला नंबर पर आती है अर्नोल्ड अर्नल्ड के परिवार आते हैं, सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस आती है, उसके बाद तीसरा नंबर पर एलॉन मस्क आती है, उसके बाद में मार्क जुकरबर्ग आती है, फिर लैरी एलेंसन आती है, उसके बाद में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आती है। सबसे अधिक अरबपति वाले शहर की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो अरबपति वाले शहर की बात है तो न्यूयॉर्क आती है, उसके बाद में लंदन आती है, और तीसरे नंबर पर आती है हमारा इंडिया में भारत। उसके बाद में बीजिंग यानी कि चाइना आती है, उसके बाद में संघाई आती है, उसके बाद में शेंझेन आती है, उसके बाद में हांगकांग आती है। ये अरबपतियों की लिस्ट है।
आप देख सकते हैं कि हाल ही में जारी किए गए प्रमुख सूचकांक के मामले में बात करते हैं तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में हम तो बात करते हैं सबसे प्रदूषित राजधानी जो अब तक रिकॉर्ड की गई है वो आपका दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी रिकॉर्ड की गई है। सबसे प्रदूषित शहर कोई की बात करते हैं तो आपका बेगूसराय है, और सबसे प्रदूषित देश की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है तो आपका सॉरी बांग्लादेश है, जो कि देश के मामले में बात किया गया। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात कर रहे थे, यानी कि जेंडर जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो भारत का स्थान जो रहा है वो आपका लैंगिक असमानता सूचकांक के मामले में जो रहा है वो आपका 108वां रहा। पहला स्थान जो इसमें मिला है वो आपका डेनमार्क को मिला है, और भारत को जो मिला है वो 108वां स्थान मिला। लोकतंत्र सूचकांक 2024 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 में जो आपका मिला है भारत का स्थान मिला वो आप 41वां मिला है, और पहला स्थान जो रहा है वो आपका नॉर्वे का रहा है। तो इसके बाद जो हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आदत ये बात की, भारत का कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी। आपको पता होगा ये तो बिल्कुल आसान है कि अरबपति जो रहते हैं वो भारत के कौन से राज्य में रहते हैं। तो आप कहेंगे मुंबई में रहिए, तो भारत का कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गए, तो एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई आपका मुंबई ही बनेगा, क्योंकि मुंबई में आपका जो बॉलीवुड एक्टर और जितने भी अरबपति जो लोग हैं वो आपका मुंबई में ही रहते हैं। और इसमें जो बाकी याद करने वाली कोई बात है नहीं, बाकी आप आराम से पढ़ लीजिए कि आपका आर्थिक राजधानी जो है वो 1992 अरबपति उसमें मौजूद है, और चीन में सबसे अधिक जो है वो 814 है, और इसके बाद अमेरिका में 800 आती है। रिपोर्ट के अनुसार 271 अरबपति दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। आप 5 नंबर आप देख सकते हैं कि 5 को इसमें लिस्टेड है, जिसमें वर्नाल्ड अर्नाल्ड और उनके परिवार आती है, उसके बाद जेफ बेजोस आती है, एलॉन मस्क आती है, मार्क जुकरबर्ग आती है, लैरी एल्सन आती है, उसमें मुकेश अंबानी आती है, उसके बाद गौतम अडानी, ये दोनों जाते हैं 11 और 18 नंबर पर आती है। सबसे ज्यादा जो अरबपति की शहर जो है वो आपका न्यूयॉर्क है, उसके बाद में लंदन है, और तीसरे नंबर पर आती है मुंबई आती है 92 अरबपति के साथ। लंदन में आपका 97 है, और न्यूयॉर्क में 119 है, बीजिंग में आपका 91 है, और शंघाई में 87 है, और शेनझेन में आपका 84 है, और हांगकांग में आपका जो है वो 65 है। आपको पता होगा ये तो मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रदूषित देश तो दिल्ली है, सबसे प्रदूषित शहर कोई है तो बेगूसराय है जो कि बिहार में है, और सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो बांग्लादेश है। लैंगिक असमानता के मामले में भारत जो है वो 108 नंबर पर आती है, और पहला नंबर पर आती है डेनमार्क आती है। और लोकतंत्र सूचकांक जो आती है वो आपका भारत जो आती है वो 41 नंबर पर आती है, और पहला स्थान जो आती है वो नॉर्वे आती है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो कौन आती है आपका कोलंबो आती है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजित किया किया गया है, तो आपका कोलंबो में किया गया है। कोलंबो के बारे में हम लोग बात जान लेते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन जो कोलंबो श्रीलंका में जो आपका है वो आपका कोलंबो है। विषय जो है वो आपका इनेबल एम्पावर इन रिच, इनका जो है वो विषय है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जहां देश के नागरिकों को सभी आर्थिक और सोशल सर्विस सुरक्षित रूप से तेजी के साथ पहुंचा सके। मतलब कि जो आपकी जो है वो आर्थिक कमी होगी उसके मामले में जो है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा नेटवर्क जहां देश की देश की नागरिकों को सभी आर्थिक और सोशल सर्विस सुरक्षा रूप से तेजी के साथ पहुंचा सकता है। प्रमुख सम्मेलन और हाल ही में बैठक की बात कर रहे थे, तो आपका भारत और बीजिंग के बीच पहले जो आपका 2+2 वार्ता जो हुई थी वो आपका न्यू दिल्ली में हुई थी, और रायसीना डायलॉग 2024 में जो हुई थी वो आपका हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी। और आपका दूरसंचार मानकरणीय असेंबली 2024 की मेजबानी जो करेगा वो आपका भारत करेगा, और आपका स्टार्टअप महाकुंभ 2024 में हो गया वो आपका न्यू दिल्ली हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसको हम लोग जान लेते हैं कि आपका जो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो ये जो है वो आपका
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो होती क्या? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होती है कि ऐसा कोई नेटवर्क जहाँ पे देश जो है वो नागरिकों के लिए आर्थिक और सोशल सर्विस सुरक्षा रूप से तेजी के साथ पहुंचा सके। मतलब आर्थिक सोशल मतलब कि पैसा के मामले में अगर उसको कमी हुआ या तो फिर उसको जो है वो सोशल सर्विस से सुरक्षा मतलब कि उसके स्वास्थ्य के मामले में कोई भी मामला हुआ तो उसको जो है वो तुरंत से आपको जो सरकार वो आगे आएगी और उसको जो है वो सेफ्टी से उसको पहुंचाने के लिए मतलब कोशिश करेगी। इस मामले में अब जो हम लोग बात करते हैं कि डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया तो कोलंबो में किया गया। अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का मतलब आपके माइंड में क्या आती है जब इसको हम लोग मान लेते हैं तो ऐसा मान लेता है कि आर्थिक रूप से वो सहयोग देगा आर्थिक रूप से सहयोग देगा स्वास्थ्य के मामले में वो देगा तो आप जो है वो उसको कब बुला पाइएगा तो आप उसको जब आपको जो है ऐसा कंडीशन बनेगा तो आप उसको कॉल करके बुलाइएगा कोलंबो और वो लंबे-लंबे अपने पैर से आ जाएगा क्योंकि उसका जो है वो एक एक कम्युनिटी बनाया गया है तो उसका जो है वो मतलब कि कोई भी आर्टिकल जो होती है कोई भी सरकारी होती है उसके हाथ जो होते हैं बहुत लंबे होती है तो उसको कौन करेगा जैसे वो अपने लंबे-लंबे हाथों से क्या करेगा आपको जो है सेवा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक जो सम्मेलन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार रहेगा तो हो गया हमारे याद चलिए आज का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है तो कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर तो कौन बना था आपका वेनेजुएला बना है वेनेजुएला बना है तो कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति बना है तो आपका वेनेजुएला बना है। अब इसके बारे में दो तीन बातें हम लोग जान लेते हैं फरवरी 2024 में वेनेजुएला भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति बन गया तो फरवरी 2024 में वेनेजुएला भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार 300 अरब बैरल वाला देश है 2019 तक भारत अमेरिका चीन के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था तो 2019 में भारत अमेरिका चीन के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था भारत में कुल भारत में कुल आयात में वेनेजुएला का योगदान जो रहा है वो केवल रहा है 4 से 5% रहा वर्तमान में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है कौन है तो वर्तमान में रूस जो अब आपका है भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता है वेनेजुएला के बारे में हम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ बैगनी टाइप का है उसके बीच में आपका है कोलंबो है आपका है उसके बाद में आपका जो इसके बगल में ये सब है आपका जो है वेनेजुएला के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वेनेजुएला एक जो है वो दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है जिसकी राजधानी कराकस है जहाँ के राष्ट्रपति आपके निकोलस मादुरो है और वहाँ के मुद्रा जो है वो वेनेजुएला बोलीवर है अब इतना बात हम लोग जान रहे थे वेनेजुएला के बारे में हम लोग जान रहे थे कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस है वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो आपका निकोलस मादुरो है और आपका मुद्रा जो है वो आपका वेनेजुएला बोलियर है मुद्रा जो है वो हमारे नहीं बदलने वाला है तो हम लोग ध्यान देते हैं वेनेजुएला जो वेनेजुएला तो आप लिखिएगा और कराकस कराकस ऐसा नहीं है कि जिसे राक्षस की बात कर रहा है कराकस और राक्षस जो होती है वो बोलता है बहुत जोर से यानी कि बोलीवर मतलब बोलने में बिल्कुल हारने नहीं देता कराकस मतलब राक्षस याद रख लीजिए ऐसा है चलिए अब जो है वो इसको याद है तो कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है तो आप कहेंगे कि कौन है तो आप कहेंगे इससे पहले जो था वो आपका अमेरिका था रूस था जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019 में जो है 2019 में भारत अमेरिका और चीन के बाद जो आपका वेनेजुएला तेल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता लेकिन आज जो है वो आपका आयात वाला बन गया आपूर्तिकर्ता वाला बन गया वेनेजुएला
आप याद रखिए कि जो कच्चा तेल कौन पूरा कर सकता है? आप कहेंगे कि जिसके जिसके घर में कोई अगर मतलब कि वेन टाइप का होगा, कोई कोई डब्बा टाइप का होगा और उसमें एकदम एकदम ज्वाला टाइप के निकलता होगा, मतलब कि ज्वाला, मतलब कच्चा तेल है वो उसके घर में एकदम एकदम जिस तरह का से एकदम बड़े बड़े देशों में और बाकी सारे देशों में एकदम ज्वाला टाइप का नहीं निकलता, ज्वार भाटा निकलता, वैसा ही वेन में जो है वो वेन में जो है वो एकदम ज्वाला टाइप का वहां का कच्चा तेल निकलता। और कच्चा तेल निकलता तो वैसे नहीं निकलता, वो कच्चा तेल जब निकलता है वेन टाइप का, तो वो कच्चा कच्चा तेल नहीं निकलता है। अच्छा, कच्चा तेल निकलता है वो वेनेजुएला, वेनेजुएला में कितनी अक्षर है तो आप कहेंगे वेनेजुएला में 5 अक्षर है, तो 5 नंबर पर जो है वो सबसे बड़ा आयात आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ए आई ए यू के द्वारा किसके किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? एन एस्ट्रोनॉट हैज बीन नेम्ड इन हुज ऑनर बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसका फुल फॉर्म होती है IAU का फुल फॉर्म होती है दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होती है। आप कहेंगे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? तब कहेंगे मूर्ति के द्वारा जो है, जयंती मूर्ति के नाम पर जो नामकरण किया गया। जयंती मूर्ति के मामले में, जयंती मूर्ति को आप देख सकते हैं दोस्त, जयंती मूर्ति कुछ इस टाइप के दिखते हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंती मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। क्षुद्र ग्रह का नाम आपका जो है वो 21 58 84 जयंती मूर्ति रखा गया है। तो इनके सम्मान में क्षुद्र ग्रह का नाम 21 58 84 जयंती मूर्ति रखा गया है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्षुद्र ग्रह एक जो होते क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, मतलब कि इधर से उधर तैरते रहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को कहते हैं एस्ट्रॉइड कहते हैं। क्लेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बॉडी मतलब होती है आपका क्षुद्र ग्रह होती है। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह जो कौन है तो आपका वो जो है वो आपका सेरेस है, जो कि 1819 में खोजा गया, 1819 में मिला था। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में जाने थे। एस्ट्रॉइड आर क्रिस्टल बॉडीज दैट मूव इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या करती है? क्रिस्टल बॉडी जो है वो एस्ट्रॉइड जो है वो क्रिस्टल बॉडी की तरह घूमते रहती है। 2023 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में आश्रिन शेखर केरल के नाम एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये वैज्ञानिक है अंतरराष्ट्रीय संघ हुए जिनको कि सबसे पहले इन्होंने खोजा था छोटे ग्रह को, उनको की सम्मानित किया गया था। छोटे ग्रह को अब 33 आश्रिन शेखर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुई थी 28 जुलाई 1919 को हुई थी। और मुख्यालय जो उसका है वो आपका पेरिस में है। और यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। क्या देता है? यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। IAU के द्वारा 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या। अब इनको हम देख लेते हैं, कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो पर भी ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है? तो आप कहेंगे जयंती मूर्ति। देखिएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो होती है वो आपका जो होती है वो इसकी स्थापना जो होती है वो कब होती है? तो आप कहेंगे 1919 में होती है कि 28 जुलाई को होती है। जुलाई है और यहाँ पे जो आपका है वो जयंती है। तो जैसे शुरू हो रहा और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें कि लोग जो है वो बहुत सारा बचे थे। तो बाद में ये कहे थे कि मुझे जो है वो आप जो जयंती हुआ, मतलब पहले तो हम एकदम मूर्ति की तरह थे लेकिन अब जो है वो मुझे अच्छे से जन्म हुआ, मतलब उस नरसंहार से हमने बच गया था तो इसलिए मेरी जो है वो जयंती हुआ। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो आपका जो है वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे वो जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो आप कहेंगे वो जो हुआ था वो आपका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो आप कहेंगे वो जो स्थापना हुआ था वो 28 जुलाई को हुआ था, यानी कि जुलाई में हुआ था। और ये भी जो है आपका जयंती मूर्ति दोनों से आप रिलेट कर पाएगा, इसमें इम्पोर्टेंट आप तो कुछ नहीं है। बाकी इम्पोर्टेंट आपका जो है वो ये अंतरराष्ट्रीय सही खगोलीय संगठन। तो इसको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन याद रखने के लिए आपको जो है वो 1919 याद रखना पड़ेगा, जुलाई 28 याद रखिएगा तो नहीं। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में। अच्छा, इसको याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये जो है वो यूनिवर्स के मामले में जानते रहता है, यानी कि ये जो है वो मतलब अलग अलग चीजें होता है एस्ट्रॉयड के मामले में जाना था। जब वो एस्ट्रॉयड जब गिरती है तब बहुत सारे लोगों को नुकसान होती है। तब एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो बहुत सारे लोगों के नुकसान होती है, और नुकसान होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा देगी। तो पैसा पेरिस हो जाएगा, या तो फिर उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि पेरिस पे करना पड़ेगा। यह खगोलीय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। आईएनयू के द्वारा 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया था, यानी कि आईएनयू ने क्या किया था? 2006 में प्लूटो ग्रह के श्रेणी से हटा दिया था क्योंकि वो जो ग्रह की जो है वो परिभाषा को फुलफिल नहीं कर पाता। आप देख लेते हैं हम लोग नॉलेज की फैक्टर में प्रमुख खनिज उत्पादन, यानी कि भारत एवं विश्व के मामले में जो प्रमुख खनिज उत्पादन के मामले में जो है वो सबसे पहला नंबर पर कौन है? और जो है वो भारत में राज्य जो है वो आपका जो है वो कौन सा अग्रणी है? और ये सारा के सारा हम लोग ट्रिक पर देखेंगे तो ट्रिक पर आधारित है, कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आती है कोयला। कोयला के मामले में सबसे पहले नंबर पर जो देश आती है वो आपका चीन आती है, और भारत में जो राज्य आती है वो आपका छत्तीसगढ़ आती है। अब कोयला के मामले में ये सोच लीजिए, कोयला में जब आप काम करिएगा तो कोयला जो है आपका, कोयला में जब आप काम करिएगा तो कोयला जो होती है वो काले काले होती है, और काला काला होता है जब कोयला में आप काम करिएगा। तो जब कोयला में काम करके आप बाहर निकलिएगा तो आपके बॉडी में बहुत सारा चीन टाइप के रहेगा, बहुत सारा चीन टाइप का रहेगा। कोई भी आपको जो इंसान चीन नहीं पाएगा क्योंकि आप काले काले हो गए हैं काम करते करते, क्योंकि काम जब आप करिएगा तो सामने निकलिएगा तो आप जो है वो पूरी तरह से एकदम 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 से तीन नशे में हो गए हैं, और एकदम नशे टाइप के कर रहे हैं, एकदम कोई भी आदमी आपको चीन नहीं रहा। अच्छा, जब आप कोयला में काम करेंगे तो वहां पे बहुत सारा जो वो केमिकल उड़ती है क्योंकि केमिकल से ये तैयार होती है, और केमिकल से आते हैं तो ऐसे में आपके जो बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारा नुकसान होगा। 36 तरह के आपको जो है वो रोग हो जाएगा, 36 तरह के आपके बॉडी में डिस्ट्रॉय करेगा, आपको जो डैमेज करेगा। तो 36 आपका जो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट हो जाए। अब सेकंड नंबर आती है हीरा। हीरा के मामले में सबसे पहला नंबर पर आती है जो आती है वो देश रूस आती है, और भारत जो आती है वो मध्य प्रदेश आती है। अब देखिएगा हीरा, हीरा से आपको क्या याद आती है? मैंने अपनी बीबी को क्या किया कि मुझे शादी हो रखा है तो मैं जो है वो एक मतलब ओवरव्यू मानते हैं कि मुझे जो है वो शादी हो चुका है, और मैं जो अपनी बीबी को क्या किया, मतलब घर लेके गया, मतलब मार्केट लेके गया। तो उसने कहा कि मुझे जो है वो हीरा की जेवर चाहिए, हीरा की जेवर चाहिए। और मैंने जो है वो मेरी बजट नहीं थी तो मैंने उसको क्या किया कि मैंने कहा कि मैं नहीं दिलवाऊंगा। तो उसने क्या किया कि मैंने नहीं दिलवाऊंगा तो उसने क्या किया, बीच मार्केट में यानी कि मध्य मार्केट में बीच मार्केट में उसने क्या किया, रूस गया। तो आप याद रखिए कि बीच मार्केट में हीरा के लिए मेरी पत्नी जो है वो रूस गए, ऐसे याद रखिए। उसके बाद आती है तांबा। तांबा जो आती है वो सबसे पहला नंबर जो आती है वो चिली आती है, और आपके जो आते हैं भारत में आती है मध्य प्रदेश आती है।
अब तांबा से आप क्या याद रखिएगा, तांबा। तांबा की तार जो है, मैं तांबा की तार जब मैं लाता हूँ तो उसको छीलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जब छील लेते हैं तब उसके मध्य में जो, मतलब कि बीच में जो निकलती है, वो आपका निकलती है तांबा की तार, जो कि बहुत मशक्कत के बाद निकलती है। तो उसको छीलते हैं, यानी कि छीलते हैं, तब उसके बीच में निकलती है तांबा की तार निकलती है। तो चीज चिली हो जाती है, मध्य प्रदेश हो जाती है। चलिए, अब आती है लोहा। लोहा के मामले में सबसे पहले नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया आती है, और पहले नंबर पर आती है ओडिशा आती है। अब देखिएगा लोहा, लोहा से याद रखिएगा लोहा अयस्क लिखाती है। अब देखिएगा लोहा अयस्क, लोहा अयस्क बोलने से आपके माइंड में क्या आ रहा? लोहा अयस्क का मतलब आता है कि, यानी कि लोहा, लोहा पर जो है वो क्या अयस्क हो गया, यानी कि अयस्क का मतलब कि उस पे जंग चढ़ गया। और जंग 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 चढ़ गया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या आती है जी? ऑस्ट्रेलिया आती है। तो क्या आती है? लोहा, लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क पर जब जंग चढ़ जाती है तो क्या होता है? लोहा पर जब जंग चढ़ जाती है तो क्या होती है? तब तक लोहा पर जब जंग चढ़ जाती है तो वो अपनी असलियत को खोने लगती है। और असलियत को खोने लगती है, वो एकदम टीन टाइप के हो जाती है। और टीन टाइप के हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसकी जो असलियत जो है वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है। क्या हो जाती है? असलियत उसके उड़ जाती है। और वो लोहा के बाकी जो है वो एकदम से ढांचा सिर्फ आ जाती है। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगला है हमारे चांदी। अगला क्या है? तो आपका अगला जो है वो आपका है वो चांदी। अब इसको कैसे याद रखिएगा? चांदी को याद रखिएगा आप जो है वो चांदी। चांदी, क्या चांदी को आप कैसे रेट करिएगा? ऐसे याद रखिएगा कि चांदी की, मान लीजिए मेरी कोई वाइफ है, और मैं जो है वो उसको मार्केट लेके गया। मार्केट लेके गया तब वो क्या किया कि मार्केट लेके गया, तब वो, उसको मैंने चांदी के कुछ जेवर दिलवाए। तो उसने गांव में आया तो उसको पेट में बात पच नहीं रही थी। तो उसने क्या किया, सभी लोगों को बोल दिया, मानो कि वो मैक से लगता है कि मात्र चंद सेकंड में अनाउंस कर दिया। और मैंने जेवर इसलिए दिवाया था क्योंकि उसका जो शौक हुआ करता था, वो एकदम राजा की तरह उसका शौक था। क्योंकि बचपन से वो राजे घर में पलाया था, लेकिन गरीब में वो प्यार करके आ गया था। तो वो प्यार करके आ गया था, तो वो राजा की तरह शौक रखता था, क्योंकि वो गरीब है ना, लेकिन वो उसकी दिल जो है वो आपका राजा की तरह। तो इसलिए राजा की तरह तो मार्केट में गया था, तो मैंने चांदी का उसको जो जेवर दिलवा दिया था। और वो घर आते ही क्या क्या दिया, लोगों को बता दिया, शोर मचा दिया। ऐसा मानिए ना कि वो मैक से अनाउंस कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आती है कच्चे तेल। कच्चे तेल मतलब होती है, कच्चे तेल में पहला नंबर जो आती है वो अमेरिका आती है। और पहला जो राज्य आती है वो राजस्थान आती है। कच्चे तेल के मामले में मैं अगर बताऊं दोस्तों, कच्चे तेल के मामले में जो आपका आती है वो अमेरिका आती है। और कैसे याद रखिएगा? कच्चे तेल जिस देश में निकलती है, जिस जगह पर निकलती है, वो देश क्या होती है? अमीर होती है। और जब वो व्यक्ति अमीर होती है तो हम उसको राजा की उपाधि दे देते हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे ठीक है। अब आती है बॉक्साइट में, सबसे पहला नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया आती है, और उसके बाद आती है ओडिशा आती है। अब बॉक्साइट, बॉक्साइट, अब बॉक्साइट से मतलब वो कहते बॉक्स। मेरे पास कोई बॉक्स है, और उसमें मैंने जो है वो अतिथि के लिए प्लेट लाया था। तो उसको मतलब ट्रे, अच्छा हाँ ट्रे लाया था। और ट्रे लाया था, तो मैंने कहा कि बक्सा में मेरा धरा हुआ है, ट्रे जा करके ले आओ। बक्सा में मेरा जो है वो ट्रे रखा हुआ है, और ट्रे को ले आओ। तो उसको नहीं मिला, तो मैंने बोला कि क्या हुआ यार, उड़ गया, उड़ गया यार। तो ऐसे याद रख सकते हैं सोना। अब सोना से क्या याद रहेगा? सोना जो होती है वो आपका चीन में सबसे ज्यादा होती है। और पहला जो राज्य सोना सोना में है वो आपका कर्नाटका। अब सोना लेते समय आप जो है असलियत की पहचान नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा मेरे से नाटक करते हैं। तो हो गया यहाँ तक याद। चलिए, आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? हु हैज वोन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो कौन जीता ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री का खिताब? किसने जीता? तो आप कहेंगे कि वो कार्लोस कार्लोस सैंज जीता, कार्लोस सैंज जीता।
ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता था? आप कहेंगे हु हैज वोन द ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, तो आप कहेंगे कार्लोस सैन जीता है। चलिए, अब इसको हम लोग याद कर सकते हैं, उसके पहले हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं कि फार्मूला वन में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फेरारी के कार्लोस सैंज ने जीता। यह सैंज की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। कार्लोस सैंज का संबंध स्पेन से। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की बात करते हो, आपका साथियान ज्ञान सेकरन ने WTT फीडर बेरूत स्पर्धा 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता। हैमर थ्रोवर रचना कुमारी पर 12 साल का बैन लगा। नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईस्टन ने T20 में सबसे तेज शतक लगाया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक मेडल जीता है आपका कौन जीता था? आप कहेंगे वही जीता। अब इसको चलिए हम लोग ट्रिक से कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रो प्री कबड्डी प्री का खिताब किसने जीता? आपका कार्लस सैंज ने जीता। ग्रो से आपको याद क्या आती है? ग्रो प्री से आपको याद आती है कि मतलब कोई भी इंसान ग्रो कर रहा है जब वो पी रहा यानी कि कार्लोस सैंज वो क्या खा रहा, ग्रो कर रहा है, वो पी रहा है किस चीज का कौची क्या वो पी रहा, तब कहेंगे वो जो है वो काजू और सैंज खा रहा। क्या खा रहा? काजू और सैंज खा रहा, तभी वो ग्रो कर रहा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इसमें सैंज की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे राजस्थान। राजस्थान में बिल्कुल पानी की कमी हो रखी थी, इसलिए वो नियंत्रण पोर्टल लॉन्च किया। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या देता है। राजस्थान संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। इस पोर्टल के माध्यम से सूखे की भविष्यवाणी और जल प्रबंधन किया जाएगा। आपको पता होगा जैसे कि मैंने आपको बता रहा था। और राजस्थान सरकार ने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत जो है वो राजस्थान सरकार के जल मंत्री जो हैं वो आपका इस मामले में आगे उठ रहे हैं। राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो किसानों को मोटे अनाज के फ्री बीज मिलेंगे राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आपका है भजन लाल शर्मा है। कौन है जी? आपका भजन लाल शर्मा। और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परिणाम शुरू जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राजस्थान है। और आपका लौह अयस्क के विशाल भंडार जो है अब आपका राजस्थान के करौली में है। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तब कहेंगे राजस्थान। जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल ऐप, तो आप कहेंगे इसको से देखने से लग रहा ना कि ऐसा कोई जल से नियंत्रण करता। तो जल का नियंत्रण कौन करेगा? जहाँ पे पानी रहेगा वो, हाँ नहीं, जहाँ पे पानी नहीं रहेगा वही जल का जो है वो नियंत्रण करेगा। तो राजस्थान में बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्कुल आप जाइएगा तो आपको नहाने के लिए आप बोलिएगा तो आपको बोलेगा बस बाल्टी में आप उंगली डुबा लीजिए, बस उसी में हो गया। वहां के मुख्यमंत्री आपको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। और वहां के जो आपका है राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री जो बनाई गई है वो आपका सुरेश सिंह रावत को बनाया गया है। किसको बनाया गया? तब कहेंगे सुरेश सिंह रावत को बनाया गया है। और किसानों को मोटे अनाज के फ्री बीज मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। चलिए आज का 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट
को किस नाम की मंजूरी दी गई? था आपको पता होगा कि IAU द्वारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3 उसका जो है वो आपका नामकरण किया गया। उस समय तो हम लोग बोले थे कि चंद्रयान 3 है, लेकिन उसका जो नाम असल में रखी गई है वो आपका शिव शक्ति पॉइंट रखी गई है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चंद्रयान 3 लैंड लैंड लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम की मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 3 को जिसकी नाम जो अब कर दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट नाम की मंजूरी दे दी गई है, जिसको कि श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को किया गया था। इसकी जो है वो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो आपको इसको याद रखना है कि श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 जिसकी नाम कर दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट कर दिया गया है, उसको जो है वो श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। इसके बारे में और भी बातें जानते हैं कि आपका विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग किया था। कब किया था? विक्रमा लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग किया था। 23 अगस्त को हर साल 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 23 अगस्त को हर साल स्पेशल नेशनल स्पेस डे मनाई जाती है। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 कि हम लोग जो है वो कुछ बातें जान लेते हैं कि लॉन्च जो किया गया था अब आपका श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर किया गया था। लॉन्च जो किया किया था वो किसने किया था? तब कहेंगे इसरो ने किया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था। और रॉकेट जो है वो उसका नाम जो रखा गया था LVM-3M4 रखा गया था। बजट जो है वो उसकी कितना रहा था? तब कहेंगे कि 615 करोड़ रहा था, जो कि सबसे कम बजट वाले हैं। इतने में तो एक मूवी आती है। तो बजट जो रहा था वो आपका 615 करोड़ रहा था। चंद्रयान 3 का कुल वजन जो है वो आपका 39 100 kg रहा था। लैंडिंग जो हुआ था वो आपका 23 अगस्त 2023 को हुआ था। इसरो के अध्यक्ष जो है वो आपका एस सोमनाथन है, और आपका जो है वो मिशन निर्देशक जो है वो आपका मोहन कुमार है, और आपका लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है, और आपका रोवर का नाम जो है वो आपका प्रज्ञा है। इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की नाम की मंजूरी क्या दिया था? कहेंगे इंद्र। अच्छा, इंद्र भगवान जो है वो सम्मान करती है, शिव को सम्मान करती है, तो शिव शक्ति पॉइंट रखी गई है। इनके बारे में आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको तो कोई ट्रिक बन ही नहीं सकता। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो आप कहेंगे फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हु हैज ट्रांसलेटेड द नोबेल फूल पुरस्कार फूल फूल बहादुर इंट्रो इंग्लिश, तो किसने किया? तब अंग्रेजी में अनुवाद जो किया वो अब अभय ने किया है। क्या किया? अभय ने किया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि फूल बहादुर मगही भाषा का पहला उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उपन्यास फूल बहादुर फूलता जगन्नाथ पति द्वारा लिखा गया है। यह पहली बार 1928 में प्रकाशित किया गया था, और आपका जो है वो अध्यक्ष अभय अभय के एक कवि संपादक अनुवादक और आपका जो कई कविता संग्रहों के लेखक हैं। फूल बहादुर आपका जो है वो मगही भाषा का पहला उपन्यास है जिसका जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उपन्यास फूल बहादुर मूलतः जयनाथ जयनाथ प्रति द्वारा लिखा गया है। यह पहली बार 1928 में प्रकाशित किया गया है, और अभय के एक कवि संपादक अनुवादक और कई कविता संग्रहों के लेखक हैं। मगही भाषा पूर्वी भाषा के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में, नेपाल के तराई में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। क्या प्रमुख भाषा है?
प्राचीन भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक के बारे में बात करें तो आपका जो मुद्रा राक्षस आपका जो वो विशाखा दत्ता के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा की गई है। आपका जो है वो बुद्ध चरित्र जो है वो आपका आशु घोष के द्वारा लॉन्च की गई है, लिखी गई है। नाट्य शास्त्र जो आपका किया गया है भारत मुनि के साथ किया गया, भारत मुनि के साथ नहीं के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो है वो आपका ट्रिक क्या बन सकते हैं। मुद्रा इसको बन राज तरंगनी, राजा में जब तरंग टाइप के करिएगा तो कल्ला हो जाएगा। ठीक है जी, तब कहेंगे बिल्कुल आपका बुद्धि चरित, आप कहेंगे बुद्धि के जब अपनाइएगा तो आपके साथ कोई अफसोस अब घोष नहीं करेगा। ठीक है जी। नाट्य शास्त्र, हाँ नाटक, हाँ नाट्य शास्त्र मतलब होते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि मुनि जो है वो कोई भी नाटक नहीं करेगा। तो ये आपको दिएगा। मुद्रा राक्षस मतलब होती है कि राक्षस, और राक्षस जो है मुद्रा राक्षस, मुद्रा से होती है आपका मुद्रा, और मुद्रा जो होती है वो आपका शाखा वाला कोई भी वृक्ष लेने पर आपको जो है वो पैसा लगती है। ठीक है जी। यूपीएससी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे यूपीएससी में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे वो नियुक्त किया गया है हंसा मिश्रा को किया गया। हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख सकते हैं कि इन्होंने 5 वर्ष के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आपका जो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 308 से 324 में इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो उल्लेख किया गया है, और इनमें एक अध्यक्ष व 10 सदस्य हुआ करते थे। 10 अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यालय जो है वो आपका अध्यक्ष और कार्यकाल का जो है वो आपका जो रहती है वो टाइम जो रहती है वो आपका 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष की आयु है। यानी कि 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो आपको सबसे पहले पूरता है उसके अनुसार आपको जो है वो हटा दिया जाता है। उसके बाद यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो आपका मनोज सोनी है, और अध्यक्ष की नियुक्ति जो करती है वो आपको कौन करती है? तो आप कहेंगे वो राष्ट्रपति करती है। अब जो है वो ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आप कहेंगे फ्रांस के। लोकसभा के कितने संसदों को संसद रत्न पुरस्कार मिला है? तो आप कहेंगे वो मिला है वो आपका 5। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंग्रेंग लैंग्रेंग पॉइंट 1 पर पहुंचा था? आप कहेंगे 6 जनवरी। वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौने के निर्वाचन में कितनी प्रसिद्धि है? तब कहेंगे वो जो है वो आपका 239% है। किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तब कहेंगे मध्य प्रदेश है। किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया? तब कहेंगे गोवा में। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर के RS बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंधित लगाया? तो आप कहेंगे वो कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तब कहेंगे 5.2% होगी। यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता? तब कहेंगे वो जो जीता है वो जर्मनी जीता। मालकानगिरी हवाई अड्डा उद्घाटन किस राज्य में? तब कहेंगे वो जो है उड़ीसा में। 140वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तब कहेंगे वो किया गया आपका स्विट्जरलैंड में। भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया? तब कहेंगे भूटान ने किया। अपराधी से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के लिए 7 कार्य पर हस्ताक्षर किसने किया? तब कहेंगे यूरोपोल ने किया। आपका सिद्धम कैलीग्राफी ऑफ संस्कृत है हेरोनियम और संस्कृत
मैन्युस्क्रिप्टस फॉर्म जापान पुस्तकों का विमोचन कहाँ किया गया है? तब कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान दिल्ली में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाती है? तब कहेंगे बांग्लादेश। सूरत सूरत डायमंड वॉरिस के नए नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तब कहेंगे वो बनाए गए हैं गोविंद ढोलकिया। भारत में एनटीवी एनटीवीवीएसी टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तब कहेंगे तपेदिक। WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तब कहेंगे श्रीजा अकोला ने। अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? तब कहेंगे अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू किया गया? तब कहेंगे अमेरिका। हाल ही में त्रिशूल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया गया? तब कहेंगे गरुड़ एरोस्पेस। आज के जो है वो लूसेंट की 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पांच पांच क्वेश्चन इंक्लूड किया गया कि हर्याक वंश के किस शासक को कोनिक कहा था? तो हर्याक वंश के किस शासक को कोनिक कहा था? तब कहेंगे अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुलिस कहा जाता है? तो वही गया। अब कहें किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है? तब कहेंगे उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तब कहेंगे 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो आपका बेबीलोन में हुई है। पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो कोई गांव के मुखिया को कहा जाता है आपका भोजक या तो फिर आपका ग्राम भोजन कहा जाता है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पहले ग्राम भोजक कहा जाता। उज्जैन का प्राचीन क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन था अवंतिका। भारत चुनाव आयोग द्वारा किसके राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन बनाया गया था? कहेंगे शीतल देवी को बनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता था? 25 जनवरी को मनाए थे। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तब कहेंगे वो न्यूयॉर्क है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तब कहेंगे दिल्ली। भारत स्टीम वर्ल्ड एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तब कहेंगे गुवाहाटी में। कराकस किस देश की राजधानी है? तब कहेंगे वेनेजुएला की। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 2019 में। कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तब कोयला उत्पादन में प्रथम जो देश है वो आपका है चीन है। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन बने? तब कहेंगे वो बने हैं वो आपका विशाखापत्तनम में बने हैं। आपके लिए होमवर्क की क्वेश्चन है कि इतिहास मैं आपको जो है वो कल आपको सुना इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके जो है वो घटित वर्ष। जैसे भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ था वो आपका हुआ था 1500 में। 1500 ईसा पूर्व में भारत में जो है वो आर्यों का जो है वो आगमन हो गया था। महावीर जी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और महावीर का जो निर्माण हुआ था वो 468 में हुआ था। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। महावीर का जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का निर्माण जो हुआ था वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जो परिनिर्माण जो हुआ था वो आपका 483 में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था वो 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो प्राप्त किया था 361 ईसा पूर्व में किया था। और विक्रम संवत का आरंभ जो हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का आरंभ जो हुआ था वो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ही ही हिजरी संवत का आरंभ जो हुआ था वो आपका 622 से पूर्व में हुआ था। और आपका फागुन की आपका जो है वो भारत आयात जो हुआ था वो 504 11 ईसा पूर्व में होता। हर्षवर्धन का शासन जो रहा था वो आपका रहा था। हर्षवर्धन का शासन जो रहा था आपका 606 से 647 से पूर्व में रहा था। हेनसांग की भारत पर यात्रा 630 ईसा पूर्व में रहा था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था 1025 में किया था सोमनाथ मंदिर पर।
और आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो 1192 में हुआ था, और गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1206 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा की भारत में आगमन जो हुआ था वो 1458 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1556 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा हुआ था 1761 ईसा पूर्व में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, और आपका बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था वो आपका 1793 में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार का आया था तब का 1919 में 1909 में आया था। और आपका प्रथम प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, तब का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से 18 तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 39 से 45 तक हुआ था, जिसमें 1939 से 1948 तक हुआ था, 45 तक हुआ था। असहयोग आंदोलन चलाया गया था 20 से 22 में चलाया गया था, और साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था, और दांडी मार्च का नमक नमक सत्याग्रह जो तोड़ा गया था वो आपका 1930 में तोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और आपका कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या जो हो गई थी वो 1948 में की गई थी। चीन चीन का भारत पर आक्रमण जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। चीन का भारत पर आक्रमण जो किया गया था वो आपका किया गया था 1962 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था, और ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में हुआ था, जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपका 1776 से 1769 तक हुआ था, 1869 तक हुआ था। और आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपका 1780 1784 तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1789 से 1792 तक हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था, और आपका कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। प्रथम प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था मार्च 1942 में हुआ था, और चीनी क्रांति जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो आपका हुआ था 1789 में हुआ था, जिसमें जिसमें फ्रांस रेवोल्यूशन चल रहा था। रूसी क्रांति जो हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। अगर आप हमारे इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम कुछ इस तरीके से है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जैसे में हमारे वीडियो मिले उसकी नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके फोन में तुरंत मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपको जो है वो पैसा नहीं लगती है, बल्कि कमेंट करने के लिए आपके जो है वो कमेंट बॉक्स इंतजार कर रही है। इसके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।